माधव भाड़ा जी को कि वो मंच पर पधारे और अपना आरंभिक वक्तव्य प्रस्तुत करें। सिक्किम के राज्यपाल माननीय ओम प्रकाश जी माथुर, सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री अभिजीत दत्ता जी, हिंदी के विद्वान देवराज जी, प्रदीप के शर्मा जी, रोजी चामलिंग जी, प्रदीप त्रिपाठी जी, ब्रजतन जोशी जी और आप उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे अकादमी के सचिव श्री निवास राव जी। आज अकादमी और हिंदी परामर्श मंडल के लिए गर्व का क्षण है। ये पहला अवसर है जब किसी राजभवन में कोई आयोजन हो रहा है। हमारी मंशा को कार्य रूप देने और उसका समर्थन करने के लिए मैं माननीय राज्यपाल सम्माननीय ओम प्रकाश जी माथुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मेरे लिए एक गर्व का क्षण और भी है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर के प्रांत का हूँ। हम दो प्रतिभागी यहाँ आपके प्रांत से आए हैं। मेरा एक और सौभाग्य है कि जहाँ से वे संबंधित हैं, पाली, मैंने अपने अध्यापक जीवन का अधिकांश पाली के निकट सिरोही में व्यतीत किया। इस एक दिवसीय परिसंवाद में पूर्वोत्तर भाषाओं, यहाँ की संस्कृति पर विचार होगा। मित्रों, कुछ बातें ध्यान रखने की है। पूर्वोत्तर एक भौगोलिक संज्ञा तक ठीक है। यदि हम इसे एक सांस्कृतिक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये एक औपनिवेशिक निर्मिति है। पूर्वोत्तर शेष भारत का अविभाज्य बहुत निकट सांस्कृतिक संबंध वाला क्षेत्र है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि बोली, भाषा, लोक और शास्त्र ये भी औपनिवेशिक निर्मितियां। हमारी परंपरा में बोली और भाषा में उस तरह से विभाजन नहीं किया जाता। लोक और शास्त्र में भी उस तरह से विभाजन नहीं किया जाता। देश भाषाओं का बहुत महत्व है। औपनिवेशिक प्रभाव के कारण, औपनिवेशिक संस्कार के कारण हमने अपनी देश भाषाओं को थोड़ा हिकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया। लेकिन अगर देश भाषाओं के प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है और उनको आप बेहतर ढंग से नहीं समझते हैं, तो आप इस देश की सांस्कृतिक पारिस्थितिकी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। ये बहुत आवश्यक है। एक बहुत बड़ी परिघटना हुई, एक अदृश्य प्रकार की परिघटना हुई जिसकी अक्सर चर्चा होती है। पहली सहस्राब्दी में हमारे यहाँ संस्कृत का वर्चस्व था। संस्कृत प्रशासन की भाषा थी, संस्कृत साहित्य की भाषा थी, संस्कृत सभी अनुशासनों की भाषा थी। इसे संस्कृत कल्चर कहा जाता है और संस्कृत का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, खासतौर पर दक्षिण एशियाई देशों तक हो गए। लेकिन ईसा की दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ में एक परिघटना हुई कि संस्कृत के समानांतर हमारी देश भाषाओं ने संस्कृत का स्थान ले लिया। ये नहीं था कि संस्कृत जारी नहीं थी, लेकिन इन देश भाषाओं ने संस्कृत की जगह अभिव्यक्ति का, साहित्य का, सब की जगह एक माध्यम की भाषा के रूप में स्वीकृत हो। कई संस्कृत की रचनाएं देश भाषाओं में अनुवाद की गई, लेकिन खास बात यह भी हुई कि देश भाषाओं की बहुत सारी रचनाएं संस्कृत में अनुदित हुई। एक और बात जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते,
अक्सर ही कहा जाता है कि भारत में भाषाओं और संस्कृतियों का वैविध्य बहुत है। ये बार बार हमको समझाया गया, बार बार उपनिवेश काल में भी और बाद में भी। हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इन संस्कृतियों में और भाषाओं में आवाजाही और अंतर संबंध भी बहुत गहरा है। हमने जॉर्ज ग्रियर्सन के भाषाई वर्गीकरण को अपने मन और मस्तिष्क का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन हमने नहीं उन्होंने भूमिका में ये उल्लेख किया कि भारत में भाषाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती, वो एक दूसरे में विलीन होती। बगला और असमी का संबंध भी इसी तरह से, उड़िया और बांग्ला का संबंध भी इसी तरह से। उत्तर अगर प्रजातीय वैविध्य नहीं है तो भारत की सभी भाषाओं में ये आवाजाही है। उन भाषाओं में दक्षिण की भारतीय भाषाएं जो अलग प्रजातीय भाषाएं मानी जाती है, उन भाषाओं के साथ भी सदियों तक रहते रहते हमारे ऐसे संबंध बन गए। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जाना चाहिए, हमको एक करता है, हम इस सारे भारतीय सांस्कृतिक वैविध्य को जो एक करने वाली चीज है वो है भक्ति। वो धागा है जो हम सबको एक दूसरे से सिलता है। ये सिलाई है, बहुत खूबसूरत सिलाई है। वृंदावन इस देश के हर एक क्षेत्र के जनसाधारण के हृदय का हिस्सा है, वो पूर्वोत्तर का भी है। चैतन्य महाप्रभु ने यही सब कुछ, बहुत गहरा प्रभाव पूर्वोत्तर पर है। शंकर देव का बहुत गहरा प्रभाव यहाँ पर है। शंकर देव की सारी रचनाएं श्रीमद् भागवत पर आधारित रचना है। एक और बात जो अंतिम में कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने अपने श्रुत और स्मृत को दरकिनार कर दिया। श्रुत और स्मृत की परंपरा है, वेद श्रुत है, उनको श्रुति कहते हैं। महाभारत रामायण, इनके इतने क्षेत्रीय रूप श्रुत और स्मृत में। सारा भक्ति साहित्य हमारा श्रुत में, स्मृत में। उत्तर पूर्व की सारी भाषाएं श्रुत और स्मृत में। जरूरत इस बात की है, मैं कल भी बहुत त्रिपुरा में, मणिपुर में तुलसीदास से पहले की रामायण है। माधव कंदली की रामायण तुलसीदास से पहले, उड़िया की बलराम दास की रामायण तुलसीदास से पहले। लेकिन शुद्ध परंपरा के इस साहित्य का हमने अभिलेखन नहीं किया, इसके प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस एक दिवसीय सेमिनार में इन सारे विषयों पर बहुत गंभीर विचार विमर्श होगा। मैं प्रदीप जी का, त्रिपाठी जी का बहुत कृतज्ञ हूँ कि यहाँ इतनी लोग इतने सुरम्य स्थान पर हमारे प्रांत के अपने राज्यपाल महोदय के सानिध्य में हम सबको निमंत्रित किया। आप सबके प्रति भी कृतज्ञ। धन्यवाद। प्रोफेसर माधव खाड़ा जी के उद्बोधन ने हमें विषय की गहराइयों से परिचित कराया है। आपके प्रति सादर धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित